नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। पीएम मोदी ने मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में मां गंगा की पूजा अर्चना की और इस दौरान पीएम मोदी ने मुखबा के प्राकृतिक सौंदर्य का भी दीदार किया। मुखबा में मां गंगा की पूजा के बाद पीएम मोदी हर्षिल पहुंचे, जहां लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने हर्षिल में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, मां गंगा ने मुझे गोद लिया है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहां आने का मौका मिला। पीएम ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का बन रहा है, उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए रास्ते खुले हैं। प्रधानमंत्री ने शीतकालीन पर्यटन को महत्वपूर्ण कदम बताया। पीएम मोदी ने कहा है कि माड़ा, जादूंग, टिम्मर सैंड में तेजी के साथ पर्यटन बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे उत्तराखंड में हर सीजन ऑन सीजन रहे। दिखा रहे हैं मां गंगा की कैसे पूजा अर्चना की है। पीएम ने बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रकृति का दीदार करते नजर आए हैं पीएम और प्रदर्शनी भी उनके द्वारा देखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखबा दौरे की ये कुछ झलकियां जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। मां गंगा की पूजा अर्चना भी करते नजर आए पीएम। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं और इसलिए मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखबा गांव आया हूं। यहां मुझे मुखी मठ मुखबा में दर्शन पूजन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पीएम मोदी के मुखबा आने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा, पीएम मोदी ने हर संकट में उत्तराखंड का साथ दिया है और हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन भी किया। सीएम धामी ने कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकास के कार्य हो रहे हैं और विकसित उत्तराखंड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही सीएम धामी ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के रोपवे के लिए भी पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा, रोपवे बनने के बाद केदारनाथ धाम का कठिन यात्रा बेहद ही सरल और सुगम तरीके से होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से न केवल शीतकालीन यात्रा को बृहद स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इस सीमांत क्षेत्र में ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग के साथ साथ दूसरी एडवेंचर एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि उनके कुशल एवं सफल नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ संपूर्ण देश इसी प्रकार तेज गति से विकास की राह पर आगे बढ़ता रहे और भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ हो। भाइयों बहनों, इस वर्ष हमारे राज्य में कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में होने वाली नंदा राज्यात यात्रा जो 2025 में प्रस्तावित है, 12 वर्षों बाद जो यात्रा होती है, उसका आयोजन भी सितंबर से अगस्त के माह में किया जा रहा है। हमारे लिए यह आयोजन भी करना बहुत ही गर्व का पल है। साथ ही 2027 में हरिद्वार में हमारा कुंभ भी प्रस्तावित है। दोनों ही
जो बड़े धार्मिक आयोजन है, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर उसको भी ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे। इसी आशा और आकांक्षा के साथ इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है, सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है, एकता और अखंडता का फिर से दीप जलाया है, जिसने अपनी निष्ठा से एक स्वर्णिम भारत बनाया है। मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है, मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है। आगे बढ़ते हैं। लंदन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 3 प्रमुख मुद्दे पर अपने 2 टूक राय रखी। एस जयशंकर ने जहां पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया, वहीं चीन के साथ रिश्तों और अमेरिका की सख्त टैरिफ नीति पर भारत का रुख स्पष्ट किया। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि भारत इन तीनों मुद्दों पर क्या रणनीति रखता है। लंदन का मंच, विदेश मंत्री का पाकिस्तान को पंच। लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक में विश्व में भारत का उदय और भूमिका विषय पर बातचीत के दौरान एस जयशंकर से सवाल पूछा गया था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर मुद्दे का हल निकालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर एस जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार कश्मीर के लिए 3 महत्वपूर्ण कदम उठा चुकी है, जिसमें धारा 370 हटाना पहला कदम था, कश्मीर में विकास, आर्थिक गतिविधियां और सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा कदम था, और फिर तीसरा कदम जम्मू कश्मीर में अच्छे वोटिंग परसेंटेज के लिए चुनाव करवाना था। लेकिन इसके बाद पीओके के सवाल पर एस जयशंकर ने जो कहा वो पाकिस्तान को परेशान करने के लिए काफी है। I think the path we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. भारत चीन के साथ किस तरह का रिश्ता चाहता है, ये सवाल जब एस जयशंकर के सामने आया तो उन्होंने साफ किया कि भारत और चीन दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। दोनों का सदियों पुराना इतिहास है, बड़ी जनसंख्या है, लेकिन दोनों के रिश्ते तभी अच्छे रह सकते हैं जो बॉर्डर पर शांति हो। We want, a stable relationship, but we want a relationship where our interests are respected, where our sensitivities are recognized, where it works for both of us. I think that is really been the challenge in the relationship. And obviously, for us, because of the border, for us, the management of the border, the assumption for the last 40 years has been that there must be peace and tranquility in the border areas if the relationship is to grow. If the border is unstable or is not peaceful or is not tranquil, obviously it will have consequences on the growth and direction of the relationship. विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस दौरान 2 अप्रैल से लागू होने वाले अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ पर सवाल किया गया। इस पर एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव उम्मीद के मुताबिक है और ये कई मायनों में भारत के लिए अच्छा है। We had a very open conversation about it, and the result of that conversation was that we agreed on the need for a bilateral trade agreement. And our trade minister, in fact, is there in Washington doing exactly that right. एस जयशंकर 6 दिन के दौरे पर ब्रिटेन और आयरलैंड पहुंचे हैं। जाहिर है ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की मजबूत होती स्थिति के बीच एस जयशंकर के बयान की गूंज कई देशों में एक साथ सुनाई दे रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने से विवाद बढ़ गया है। छात्रों ने प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए हैं और यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने वाले हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू के क्लब में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी, जिसे देने से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनकार कर दिया। एएमयू की तरफ से कहा गया है कि वे कैंपस में कोई नई परंपरा शुरू करने की इजाजत नहीं दे सकते और हर साल जिस तरह से होली मनाई जाती है छात्र उसी तरह से होली मना सकते हैं। एएमयू प्रशासन ने कहा इसके लिए अलग से किसी परमिशन की जरूरत नहीं है।
और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि बहुसंख्यकों का तिरस्कार स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर दूसरे धर्म के लोगों को कोई प्रकार की अनुमति दी जाती है तो फिर जो बहुसंख्यक वर्ग है या दूसरा वर्ग है तो उसका आप अपमान कैसे कर सकते हो। अगर अनुमति नहीं है तो किसी को नहीं, अगर अनुमति एक पक्ष को है और दूसरे पक्ष को नहीं तो ये संवैधानिक व्यवस्था का अंग नहीं है। फिर भी ये विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर का प्रकरण है। और होली मिलन की अनुमति को लेकर विवाद काफी तेज होता जा रहा है। देना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर होली दिवाली नहीं मनेगी तो क्या ईरान में पाकिस्तान मनेगी? निश्चित रूप से देना चाहिए। यदि वहां मुस्लिम त्योहारों को मनाने का अनुमति है तो हिंदू त्योहारों पर भी अनुमति देनी चाहिए ताकि सांप्रदायिक सौहार्द और वातावरण। यूनिवर्सिटी के अपने लाज हैं, यूनिवर्सिटी के अपने कानून हैं, कायदे कानून हैं। अगर वो अपने हिसाब से मना करती है तो इसमें भड़कने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, जो छात्रों का एतराज है कि दूसरे समुदाय के लोगों को जो त्योहार मनाने की वहां आजादी है, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए कि अगर आजादी दी जाए तो सबको अपना त्योहार मनाने की आजादी दी जाए। और मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में रोजा ना रखने और एनर्जी ड्रिंक पीने पर विवादों में घिर गए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया है। वहीं शमी के भाई मोहम्मद जियाद ने कहा कि इस्लाम का गुनहगार कोई भी एकदम नहीं बन सकता। नमाज के साथ साथ रोजा हर मुसलमान का फर्ज है। उन्होंने कहा कि इमाम साहब को इस्लाम की कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए। जब कोई सफर में होता है तो ये रोजा छोड़ सकता है और बाद में रख भी सकता है। आदमी कुछ भी बोल देता है, इस्लाम का गुनहगार कोई मुसलमान एकदम नहीं बन सकता। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी जब कुछ ज्यादा वो करता है वो भी इस्लाम का गुनहगार नहीं है, एकदम से नहीं बन सकता। इस्लाम का गुनहगार आप कोई भी मौलाना आ जाता है कि एकदम इस्लाम का गुनहगार बन जाता है, ये सही नहीं है। रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है, जैसे नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है वैसे ही रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है। और जब इंसान सफर में होता है, सफर के बहुत सारी गुंजाइश है। ये इमाम साहब को कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए इस्लाम की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इंसान जब सफर में होता है और किसी के मुत्ताहिद होता है तो वो रोजा छोड़ सकता है और वो रोजा बाद में रख सकता है। ऐसा नहीं कि छोड़ दे तो छोड़ ही दे, वो रोजा बाद में रख भी सकता है। इमाम साहब को ये टीआरपी के लिए नहीं करना चाहिए और इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए कि रोजा इंसान पे कैसे फर्ज है कैसे नहीं। और इस पूरे विवाद पर शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जितना एफर्ट लगाना पड़ता है अब तो उसमें आप ही रोजा नहीं रख सकते। और माफी आई है हमारे मजहब में, ऐसा नहीं है कि इसका कोई सख्ती है कि भाई आप देश के लिए कोई भी ऐसा काम करें तो उसके लिए रोजा तोड़ सकते हैं। आप इसका बदल बाद में कर लें, बाद में रोजा रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लगातार माहौल बनाया गया जो मोहम्मद शमी खेल रहे हैं, मुसलमानों की द्वारा इस तरह की कमेंट की जा रही है, क्या कहेंगे? मैं तो भाई उनका बयान जो भी है जो कह रहे हैं वो उनकी अपनी सोच है, अलग अलग सोच होती है इंसान की, लेकिन मेरे हिसाब से तो गलत है। अगर जो भी कोई ऐसा कह रहा है कि आपको तो नाज होना चाहिए उस पर कि आपका जो बच्चा है कितना इंडिया की दुनिया में नाम कर रहा है, आपका मुस्लिम समाज का नाम कर रहा है वो पूरे, तो ये उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम का क्या से मतलब है? भाई खिलाड़ी है तो खिलाड़ी कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी व्रत रख के नहीं खेल सकता, तो रोजा तो कहाँ रख खेल सकता है। और क्रिकेटर मोहम्मद शमी को लेकर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन ने जो नसीहत दी है उसे भी आपको सुनवाते हैं। उनका कहना है कि मोहम्मद शमी ने रोजा ना रखकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं, इनको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्रिकेटर शमी के रोजा को लेकर मचे बवाल पर मौलाना साजिद रशीदी ने मौलाना शहाबुद्दीन का सख्त विरोध किया। कहा मोहम्मद शमी एक सेलिब्रिटी हैं, उनका नाम लेकर बयान देना भी इस्लाम के खिलाफ है। सामने आया है जिसमें उन्होंने क्रिकेटर मोहम्मद शमी के लिए
ये कहा कि उन्होंने रोजा नहीं रखा तो उन्होंने गलत काम किया। क्रिकेटर शमी एक सेलिब्रिटी है, उनका नाम लेकर जानबूझकर इस तरह के बयान देना, मैं समझता हूं ये भी इस्लाम के खिलाफ है। आपको किसने अधिकार दिया है किसी को बेनमाजी कहने का, बेरोजेदार कहने का, ये कहने का कि ये आदमी ज़कात अदा नहीं करता, ये आदमी हज नहीं करता? किसने अधिकार दिया है आपको? और टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद शमी को एनर्जी ड्रिंक पर ट्रोल किए जाने को लेकर हिंदू धर्मगुरुओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। देखिए, उनका कहीं ना कहीं मानसिकता ठीक नहीं है, क्योंकि जब देश के लिए वो लड़ रहे हैं और भारत के लिए वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक ना एक दिन कभी कभी हो जाता है कि समय नहीं मिल पाता है। तो चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, ना समय होने के कारण कभी कभी वो मंदिर और मस्जिद में नहीं जा पाते हैं, वो रोजा नहीं रख पाते हैं। तो यह उचित है उसमें इस प्रकार बयान देना कि अल्लाह से माफी मांगे, ये कहे, यह कहीं ना कहीं मानसिकता ठीक नहीं है। वो बुखला चुके हैं, पागलपन। मौलाना शहाबुद्दीन मोहम्मद शमी के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा धर्म होता है खेलना, अपने देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करना। और जो एशिया कप चल रहा है और 9 मार्च को उसका फाइनल होना है, उसमें मोहम्मद शमी का अच्छा प्रदर्शन ही उनके मजहब के लिए सबसे अच्छा कार्य होगा। उस दिन रमज़ान, रोज़ा, इबादत, ऐसी नाजायज़ बातें करके एक खिलाड़ी मोहम्मद शमी के मनोबल को तोड़ने का काम मौलाना शहाबुद्दीन कर रहे हैं। और देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है। इस बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो रही है, सड़कें बंद हो गई हैं। लेकिन इस बर्फबारी ने इन पहाड़ी राज्यों की वादियों को बेहद खूबसूरत बना दिया है। सफेद चादर ओढ़े पहाड़, झीलों पर जमी बर्फ सैलानियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। देश के 3 राज्यों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। बर्फ के इस बीच सैलानी काफी मस्ती भी कर रहे हैं। तो वहीं बीआरओ की टीम सड़कें खोलने में जुटी है, प्रशासन राहत पहुंचाने में लगा है। देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कई इलाकों में सड़कों पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आई इन तस्वीरों को देखिए। भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। चीन सीमा से सटी दारमा और व्यास घाटी की सड़कें पूरी तरह बंद हो गई, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। सड़कें बंद होने की वजह से गांव वालों को बर्फीले पहाड़ों को पार कर सफर करना पड़ रहा है। धारचूला तक पहुंचना अब किसी चुनौती से कम नहीं है। इसी बीच बीआरओ की टीमें लगातार सड़कों को खोलने के काम में लगी हैं, लेकिन भारी बर्फ के कारण ये काम आसान नहीं। इन घाटियों में जो बर्फ से हमारी सड़क अवरुद्ध हुई थी, ग्रीफ भी लगी है और अन्य जहाँ जहाँ सेना भी लगी है, आईटीबी भी लगी है खोलने में। तो मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन में पूरी सड़क हमारे दुरुस्त हो जाएगी। और दारमा वैली में कुछ जगह स्लाइडिंग भी हुई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो गया है। भारी बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे कई जगहों पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है। इस बर्फबारी से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बर्फबारी के बीच प्रशासन की तरफ से पूरी मदद हो रही है और बर्फ को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। सोलंग तक हमारी 4x4 व्हीकल्स जा रहे हैं और सैलानी भी आ रहे हैं, वहाँ पे उसका लुत्फ उठा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी जलोड़ी की रोड का भी रेस्टोरेशन का काम फंक्शनल उसे किया जा रहा है 4x4 व्हीकल्स के लिए। छोटी सड़कें जो हैं 110 सड़कें अभी भी बाधित हैं स्नो की वजह से, और उन पे भी काम तेज गति से चल रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़कों पर करीब 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिसे हटाने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम लगातार जुटी हुई है। बीआरओ की टीम सड़कों पर पड़ी बर्फ को हटाती नजर आई।
बीआरओ की मशीनें लगातार बर्फ हटाने में लगी हैं और जल्द ही सड़कों पर पड़ी बर्फ की मोटी चादर को हटाने का काम पूरा हो जाएगा। बीआरओ के इस काम से स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी, क्योंकि ये सड़कें पूरे इलाके की लाइफलाइन कही जाती हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के डोडा से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर है। वहाँ पर मौसम सुहावना बना हुआ है। ठंडी हवाओं के बीच चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। कुछ दिनों पहले हुई भारी बर्फबारी के बाद डोडा में अब मौसम साफ है, जिससे इन पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती और निखर गई है। सूरज की सुनहरी किरणें जब सफेद बर्फ पर पड़ती हैं तो एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। डोडा पहुंचे सैलानी और वहां के स्थानीय लोग इस मनोरम नजारे का आनंद ले रहे हैं। कश्मीर में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का असर श्रीनगर में दिख रहा है। श्रीनगर में ठंड अपने चरम पर है, लेकिन डल झील में सैलानियों की संख्या बढ़ गई है। सामने आई तस्वीरों में डल झील में सैलानी इस बर्फीली हवा के बीच शिकारा की सवारी का आनंद लेते दिखाई दिए। उधर डल झील के ऊपर की पहाड़ी पर बर्फ की सफेद चादर पसरी हुई है। श्रीनगर में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। इसके बावजूद वहां पहुंचे सैलानियों की मस्ती कम नहीं हो रही है। घूमने के लिए ही आए हैं और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात है ठंड एकदम वर्जिन है, कोई पोल्यूशन नहीं है, तो यहाँ की ठंड हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये ठंड भी बहुत प्यारी लग रही है। इस ठंड के लिए हम यहाँ आए हैं अभी, और हम 42 इयर्स बाद रिटर्न आए हैं इधर। 42 इयर्स बिफोर हम यहाँ आए थे, उसके बाद आज कश्मीर को देख रहे हैं तो बहुत ही चेंज लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और कुछ चीज़ें हम वो मिस भी कर रहे हैं पुराने कश्मीर की। हालांकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बर्फबारी की चेतावनी दी है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। और मथुरा में जेल में बंद कैदी 5 रंगों के हर्बल अबीर और गुलाल बना रहे हैं। सब्जियों और फूलों से हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है। पालक, चुकंदर के साथ ही गुलाब, गेंदा और टेसू के फूलों से बने गुलाल से होली खेली जाएगी। हर्बल गुलाल की खुशबू से जहां भगवान का जो दरबार है वो महकेगा, वहीं गुलाल से होने वाले आय से कैदियों को काफी लाभ भी मिलेगा। जिला कारागार मथुरा के बंदियों द्वारा इस बार 5 अलग अलग कलर्स में गुलाल तैयार किए जा रहे हैं, और इसका जो मेन मुख्य आकर्षण बिंदु इस बार जो है वो यह है कि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सब्जियों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि हरे रंग के गुलाल में पालक मिलाया गया है, लाल रंग के गुलाल में चुकंदर और गाजर मिक्स की गई है, और क्वांटिटी की बात करें तो हमारे द्वारा डिमांड के अनुसार जो है इसका उत्पादन किया जा रहा है।